तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी सेकेंड ईयर का चैप्टर 15। जो 14 चैप्टर हैं वो फर्स्ट ईयर में कवर हो जाते हैं, तो सेकेंड ईयर का जो पहला चैप्टर बनता है उसे हम चैप्टर 15 का नेम देते हैं, जिसका नेम है होम्योस्टेसिस। जैसे ही ये लेक्चर एंड होगा मैं आपको इस होम्योस्टेसिस का पूरा ओवरव्यू दूंगा और इसके अलावा जो इसमें से बोर्ड के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज वगैरह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने हैं उनके बारे में गाइड करूंगा। तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टेसिस, पहले हम वर्ड को समझ लेते हैं कि होम्योस्टेसिस वर्ड का मतलब क्या है। इसका ये मतलब नहीं है कि होम में स्टे करना, बल्कि ये एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है जिसमें होमियो अलग से एक वर्ड है और स्टेसिस अलग से एक वर्ड है। होमियो का मतलब होता है सेम यानी एक जैसा, और स्टेसिस का मतलब स्टेसिस का वर्ड निकला है स्टेइंग से, बरकरार रखने से। तो कुल मिला के इस पूरे वर्ड का मतलब हुआ एक जैसा बरकरार रखना। होम्योस्टेसिस का, होमियो का मतलब सेम, स्टेसिस का मतलब स्टेइंग यानी बरकरार रखना, एक जैसा बरकरार रखना को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब एक जैसा क्या बरकरार रखेंगे? जाहिर है हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जानदारों के एनवायरनमेंट को एक जैसा रखेंगे। कौन से एनवायरनमेंट को? उनके इंटरनल एनवायरनमेंट को। उनके इंटरनल एनवायरनमेंट को एक जैसा रखना क्या होता है? होम्योस्टेसिस होता है। आपको पता है हमारा एनवायरनमेंट हर वक्त क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि उनके चेंज हो जाने की वजह से जो उनका इफेक्ट हो हमारी बॉडी पे, उसका असर पड़े, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। उन नुकसानात से बचाना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब जैसे बाहर का टेम्परेचर अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, गर्मियों में चला जाता है 40, 45, इवन 50 तक भी चला जाता है जो ज़्यादा गर्म इलाके होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी अगर साथ ही चेंज हो जाए, बाहर के टेम्परेचर के चेंज हो जाने की वजह से, तो हमारे एंजाइम काम करना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये जो बाहर चेंज आया उससे हमारी बॉडी को बचाना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब जो पहले जो आपकी बुक पे डिफाइन दी गई है मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद इसमें एक छोटा सा फॉल्ट है जो आपकी बुक पे डिफाइन है, मैं आपको वो फॉल्ट बताऊंगा, और उसके बाद जो इसकी करेक्ट डेफिनेशन बन सकती है उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। तो पहले बुक की डिफाइन को समझ लेते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो कहता है प्रोटेक्शन करना किसकी? इंटरनल एनवायरनमेंट, अंदर वाले एनवायरनमेंट की। किस चीज से करना? फ्रॉम द हार्म्स ऑफ, हार्म्स होता है नुकसानात, नुकसानात से बचाना किसके? ऑफ फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशंस होते हैं तब्दीलियां। किस चीज की तब्दीलियां? इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तब्दीलियों के नुकसानात से बचाना इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। अगर कोई भी एक बाहर की चीज एक लिमिट से हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए या फिर हमारी बॉडी में एक लिमिट से कम हो जाए, तो दोनों सूरतों में वो क्या है, नुकसान पेश आते हैं उसकी वजह से। तो उनसे बचाना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब मैं इसमें फॉल्ट बताता हूँ आपको और फिर इसकी करेक्ट डिफाइन बताता हूँ। इस डिफाइन में उसने कहा है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को बचाना किससे? जो हार्म्स मिलेंगे उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी को सिर्फ एक्सटर्नल हार्म्स से बचाना ही होम्योस्टेसिस होता है, बल्कि कुछ ऐसे हार्म्स होते हैं जो इंटरनली हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, उनसे भी बचाना होम्योस्टेसिस ही होता है। उसकी क्या मिसाल है? आपको पता है हमारे सेल में हर वक्त क्या होते रहते हैं, रिएक्शंस होते रहते हैं, जिन रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। उन रिएक्शंस के नतीजे में हर वक्त हमारे सेल के अंदर वेस्ट पैदा होते रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। अब वो वेस्ट अगर हमारे सेल में रहेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, नुकसान पैदा करते हैं, इसलिए हम उन्हें अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो ये भी हमने क्या किया है, होम्योस्टेसिस की है। लेकिन इस होम्योस्टेसिस में अगर आप देखें तो जो हमारी बॉडी को हार्म मिला वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से नहीं मिला, बल्कि वो इंटरनली ही हमारी बॉडी में हार्म क्या किया गया, पैदा किया गया। तो ये कहना गलत होगा कि बॉडी को सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हार्म से बचाना होम्योस्टेसिस है, बल्कि इंटरनली भी अगर आपको कोई हार्म मिलता है तो वो भी होम्योस्टेसिस है। तो मेरे नजदीक जो करेक्ट डिफाइन बनेगी वो ये बनेगी, मेंटेनिंग अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या आप अपनी बॉडी का एक स्टेबल एनवायरनमेंट मेंटेन करें। अब उसमें भले हम बाहर से आए भले अंदर से आए, लेकिन आपने अपना एनवायरनमेंट स्टेबल रखना है, तो वो क्या होगा, होम्योस्टेसिस होगा। और यही क्या है, करेक्ट डिफाइन। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, उन पे तो हम बाद में जाएंगे, फिर आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी बुक्स पे बताए गए हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या
क्या बताएंगे। जो सबसे पहला पॉइंट आपकी बुक पे मेंशन भी किया गया है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे भी आता है, वो है कीप्स द इंटरनल फ्लक्चुएशंस एट नैरो रेंज। कि जो होमियोस्टेसिस होती है ना, वो हमारे अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, इंटरनली फ्लक्चुएशंस आती हैं, उनको एक फिक्स पॉइंट पे मेंटेन नहीं करती। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल एक जगह पे फिक्स रखेगी, हमारे अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट पे रखेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि थोड़ी सी नैरो रेंज में रखेगी। जो पॉइंट होगा उससे थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं, 37 पे टेम्परेचर को बरकरार रखना होमियोस्टेसिस का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी होमियोस्टेसिस में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल एग्जैक्ट 37 ही रहेगा, बल्कि 37 के राउंड अबाउट होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल रेंज में। तो नैरो रेंज में मेंटेन करना होमियोस्टेसिस का मेन रोल होता है। इसकी रीजन भी ये है कि अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट पे रखने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को एक रेंज में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। रेंज में किसी चीज़ को मेंटेन करना, कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, वैल्यू को मेंटेन करना वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, आसान होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा, उन्होंने आपकी बुक पे जो मोस्ट ससेप्टेबल कंपोनेंट्स बताए हुए हैं जिनको होमियोस्टेसिस में मेंटेन किया जाता है, वाटर, साल्ट और टेम्परेचर बताया। ये आपकी बुक पे बताया गया है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा ससेप्टेबल यही होते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिनको हमारी बॉडी होमियोस्टेसिस के जरिए मेंटेन कर रही होती है, लेकिन जो बुक पे बताया गया वो 3 बताया गया। और कौन से होते हैं जिनको होमियोस्टेसिस के जरिए मेंटेन किया जाता है, उनकी मिसालों में मैं आपको बता दूं कि पीएच को भी मेंटेन किया जाता है, वो भी होमियोस्टेसिस का हिस्सा है। हार्मोन्स को एक रेंज के अंदर मेंटेन किया जाता है, वो भी किसका हिस्सा है, होमियोस्टेसिस का हिस्सा है। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा यहाँ पे है वो है होमियोस्टेसिस इज द सेंट्रल रिक्वायरमेंट। कि जो होमियोस्टेसिस होती है वो सेंट्रल रिक्वायरमेंट होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी की सेंट्रल रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो है होमियोस्टेसिस। क्यों ये सेंट्रल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर होमियोस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर सकता, तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, उसका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हर वक्त चेंजेस आते रहते हैं, अगर वो उन चेंजेस के हिसाब से खुद को स्टेबल ना कर सकता, अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल ना कर सका, तो उसकी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, उसका सर्वाइव करना मुश्किल है। तो ये बात आपने याद रखनी है, होमियोस्टेसिस इज द सेंट्रल रिक्वायरमेंट। उसके बाद व्हिच कंपेल्स एडेप्टेशन कंट्रीब्यूट एवोल्यूशनरी प्रोसेस। कि होमियोस्टेसिस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अक्सर क्या आती है, एडेप्टेशंस आती हैं, और उन एडेप्टेशंस की वजह से क्या होती है, एवोल्यूशन होती है। कैसे, मैं आपको मिसाल दूं कि होमियोस्टेसिस की वजह से कैसे एडेप्टेशंस आती हैं और फिर कैसे एवोल्यूशन होती है। इसकी मिसाल हम यूं ले सकते हैं कि एक जानदार जो कि पहले एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता था जो बहुत ज़्यादा गर्म था, वार्म था, तो इस सूरत में जो उसकी बॉडी की होमियोस्टेसिस थी वो ये करती थी, उसके अंदर एक सिस्टम था जो उसकी बॉडी को क्या करता था, कूल रखता था। इस सूरत में उसकी जो अडेप्टेशन थी वो ये थी कि वो अपनी बॉडी को कूल रखता था। अब वो ऐसे एनवायरनमेंट में मूव कर गया जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा क्या होता है, ठंडा होता है, तो अब उसके अंदर अडेप्टेशन क्या आएगी, वो अपने अंदर क्या चेंज लेके आएगा, वो चेंज ये लेके आएगा कि वो अपनी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जो उसकी बॉडी के टेम्परेचर को वार्म रखेगा, गर्म करेगा। पहले ऐसा सिस्टम था जब वो गर्म एनवायरनमेंट में था तो उसकी बॉडी के टेम्परेचर को कम रखने वाला सिस्टम था उसके अंदर। अब वो कम वाली जगह पे चला गया तो अब उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो उसकी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, ज्यादा रखता है। तो अब ये उसके अंदर एक एडेप्टेशन आ गई, इस वजह से इसमें क्या हो जाएगी, एवोल्यूशन हो जाएगी। तो ये भी आपने बात लाजमी तौर पे याद रखनी है कि जो होमियोस्टेसिस होती है ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो अभी तक मैंने आपको बताया था, मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा। तो अभी तक जो हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लिया वो ये है कि डिफाइन होमियोस्टेसिस एंड राइट्स इट्स इंपॉर्टेंस। होमियोस्टेसिस की डिफाइन को भी हमने क्लियर कर लिया है, और ये उसकी इंपॉर्टेंस के 2 पॉइंट्स हैं, ये भी हमारे क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। अब हम आते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स पे। होमियोस्टेसिस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें एक कंपोनेंट है ओस्मोरेगुलेशन, एक है थर्मोरेगुलेशन और एक है एक्सक्रीशन। अब बारी बारी हम इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे, इनका एक स्मॉल सा ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि इनकी एक्सप्लेनेशन हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, अगले लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओस्मोरेगुलेशन की। ओस्मो इन थर्मोरेगुलेशन में आप देख लें या ओस्मोरेगुलेशन में देख लें, रेगुलेशन का वर्ड तो आ ही रहा है। ओस्मो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये निकाला गया ओस्मोसिस से। ओस्मो का वर्ड पहले भी 9th में यूज किया गया है चैप्टर 4 में, जब ओस्मोसिस का टॉपिक है। तो ओस्मो का
मतलब होता है वाटर एंड सॉल्ट, ओस्मोसिस से निकला है। और रेगुलेट करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज को मेंटेन करना। तो इसका मतलब है वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करना क्या कहलाएगा, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो वाटर एंड सॉल्ट, रेगुलेट मेंटेन करना। तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर प्लस सॉल्ट हमारा क्या कहलाएगा, ओस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। समझ आइए ना बात की। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पानी ज़्यादा होता है तो वो अपनी बॉडी से पानी को लॉस करते रहते हैं। कुछ एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ साल्ट ज़्यादा होता है तो वो अपनी बॉडी से साल्ट को रिमूव करते रहते हैं। तो ये सब किस में आ जाएगा, ओस्मो रेगुलेशन में आ जाएगा। अब हम इसके सेकंड कंपोनेंट पे जाते हैं जिसका नेम है थर्मो रेगुलेशन। रेगुलेशन का वर्ड अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेंटेन करना। यहाँ पे थर्म का वर्ड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्म का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर। तो इसका मतलब है टेम्परेचर या हीट को मेंटेन करना क्या कहलाएगा, थर्मो रेगुलेशन कहलाएगा। थर्म का मतलब हीट, रेगुलेट, मेंटेन करना। तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज। ये रेंज वाला क्या सीन है मैंने आपको पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। विद इन अ नैरो रेंज क्या कहलाता है जी, थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। यानी थर्मो रेगुलेशन हुआ हीट को मेंटेन करना। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एक्सक्रीशन। ये किसी चीज को मेंटेन करना नहीं है। जैसे ओस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन करना था वाटर और सॉल्ट को, थर्मो रेगुलेशन भी हीट को मेंटेन करना था, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना था। लेकिन एक्सक्रीशन किसी चीज की मेंटेनेंस नहीं है बल्कि ये रिमूवल है। एक्सक्रीशन का क्या मतलब है, रिमूवल। किस चीज का रिमूवल, मैंने जैसे ही लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने बताया कि हर वक्त हमारे अंदर क्या होते रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। उनके नतीजे में वेस्ट बनते रहते हैं जिनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। उन मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव कर देना, निकाल देना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। यानी ये रिमूवल है। रिमूवल भी किस चीज का है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट क्या कहलाता है जी, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो यहाँ तक ये हमारा मेंटेन हो जाता है। इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Hey kid